Hello everyone. Today we will discuss a poem, Amanda, which is written by Robin Klein. This one is your sixth poem of your first flight book. So, first of all, we will discuss that हम लोग इस poem में क्या पढ़ने वाले हैं. The first thing we are going to see is the whole explanation of the poem. Then we will discuss difficult word meaning. We will also discuss the literary devices lyric of this poem. At last, I will tell you the extract questions and the extra questions of this poem. हर एक स्टैंजा से 6 to 7 questions आपको प्रोवाइड किए जाएंगे and from the whole stanza, from the whole poem, you are going to get 50 questions. So it is a matter that why we are going to discuss 50 questions. इससे फायदा क्या है? So let us see. First of all, in the second stanza, आप इसको देख सकते हो that every alternative stanza you have given in bracket. So आपको पूछा जा सकता है that ये bracket में क्यों रखा जा रहा है? Means कहने का मतलब सर इतना है कि आपके पास जितने भी stanzas 6 to 7 stanzas कंटेंट आपका उतना ही है, लेकिन मैटर इसमें सिर्फ इतना होता है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं. तो जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे चेंज होते रहते हैं तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होता है क्वेश्चंस को फाइंड करना, क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि आंसर कंटेंट आपके पास उतना ही है, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं. लाइक अभी मैंने बताया कि जितने भी अल्टरनेट स्टैंजा है आपके पास वो सारे के सारे आपने क्या किए गए हैं कि ब्रैकेट में डाले गए हैं. तो ये क्वेश्चन हो सकता है दैट ये सारे स्टैंजा अल्टरनेटिव स्टैंजा ब्रैकेट में क्यों रखे गए हैं. तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब तक हम लोग हर एक क्वेश्चन को लिंक नहीं कर पाएंगे, नहीं देखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. सो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे 6 to 7 क्वेश्चंस, मींस आपको 6 या 7 स्टैंजास हैं इसमें, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो यू आर गोइंग टू गेट. सो let us start the poem. In this poem, we will see a girl named Amanda. एक लड़की यहाँ हमको दिखेगी, वो कैरेक्टर दिखेगी जिसका नाम है अमांडा. अमांडा जिस एज में है उस एज में सारे बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. हमारे पेरेंट्स जो भी बातें बोलते हैं उसको ये क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. पॉजिटिवली वो किसी बात को लेते ही नहीं है. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट हर मदर इज सेइंग टू डू. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टैंजा. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्louching and sit up straight अमांडा. hunch here means to bend upper body forward. You can see here बॉडी को जब हम ऊपर के बॉडी को जब हम आगे की तरफ बेंड करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वी विल यूज द वर्ड हंच हियर, मींस स्लॉचिंग हियर, मूव लेजली. तो से किसी भी काम को जब हम कर रहे हैं बहुत ही लेजीनेस की तरह कर रहे हैं, देन वी कैन से द वर्ड, वी कैन यूज द वर्ड स्लॉचिंग. लुक एट हियर, द पोस्चर ऑफ दिस गर्ल इज वेरी स्ट्रेट बट दिस गर्ल इज फीलिंग लेजीनेस. सो What is this stanza saying to us? अमांडा की माँ अमांडा को बोल रही है that don't bite your nails, अपने nails को bite मत करो अमांडा. Don't hunch your shoulders, अपने shoulders को भी, अपने कंधों को आगे की ओर मत झुका कर रखो. Stop that slouching and sit up straight अमांडा, लेजीनेस को खत्म करो और सीधा बैठो. Sit up straight, सीधा बैठो अमांडा. The next stanza. So in this stanza, Amanda escapes into the dream, and what she is feeling, what she is thinking that there is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. Okay, let us discuss the difficult word meaning. Languid here means relaxed, शांत, बहुत ही शांत. और emerald sea, emerald क्या होता है यहाँ? Emerald is a stone, a type of stone which is green in color, जो कि कलर कैसा होता है उसका, ग्रीन होता है. तो यहाँ पे क्या किया गया है, इस स्टोन के बारे में नहीं बताया गया है,
सी के बारे में बताया गया और स्टोन के मेटाफोर से इसके कलर को उठाया गया है, दैट वो सी का कलर कैसा है, तो ग्रीन है। In the second line, where the sole inhabitant is me, says thinking, Amanda is thinking that वहां जो एकमात्र अकेली जो inhabitant है, मीन्स वहां रहने वाली जो एकमात्र सोल है, is me, वो केवल मैं ही हूं, Amanda is thinking। वो कौन है? She is a mermaid। Mermaid here means a woman who has the tail of a fish instead of legs। मीन्स आप लोग जल परी के बारे में सुने होंगे। तो mermaid, she is feeling, she is thinking that she is a mermaid who is the inhabitant in that emerald sea, who is drifting blissfully। जो कि वहां पे drifting, the word drifting means moving slowly। वो अपने पूंछ को, वो अपने legs को, जो कि उसका पूंछ है, उसको आराम से joyously, blissfully means joyously, वो अपने विंग्स को, वो अपने जो टल है उसको क्या कर रही है, आराम से पानी में जैसे ड्रिफ्ट कर रही है, स्लोली मूव कर रही है। Another stanza. Now, here the mother of Amanda is saying, "Did you finish your homework, Amanda?" क्या तुमने अपने होमवर्क को फिनिश कर लिया, अमांडा? Did you tidy your room, Amanda? Tidy means to clean up। अपने रूम को क्या तुमने साफ कर लिया है? I thought I told you to clean your shoes, Amanda। मैंने कहा था तुम्हें, क्या कहा था? To clean your shoes, अपने शूज को साफ कर लेने के लिए, अमांडा। Have you done it? वो अगेन उसको क्या कर रही है, अमांडा को क्वेश्चंस पूछे जा रही है। In this stanza, again Amanda is escaping to the dream she was dreaming। In this dream, in this stanza, she is dreaming that I am an orphan। वो क्या है? अनाथ लड़की है। Roaming the street, roam करना मीन्स इधर उधर घूमना, स्ट्रीट में वो इधर उधर क्या कर रही है, घूम रही है। I patterned soft dust with my hushed bare feet। Here, pattern, and let us discuss the word meaning first। Pattern means to make pattern here, and hushed means quiet, शांति से। Bare means uncovered, means कि उसके पैर में कोई चप्पल नहीं है, so it is called uncovered means bare feet। तो वो बोल रही है कि वो क्या कर रही है, पैटर्न मेक कर रही है। कैसा? सॉफ्ट डस्ट से। मीन्स ये जो डस्ट यहाँ देख रहे हो, इस डस्ट से वो क्या कर रही है, पैर से पैटर्न मेक कर रही है। उसका पैर कैसा है? उसमें कोई चप्पल नहीं है, उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, वो बहुत ही शांति से है, बहुत ही स्थिरता से है वहां पे। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। अगेन से इज सेइंग दैट जो शांति है वहां, जो शांति उसको फील हो रहा है, वो सुनहरा है, बहुत अच्छा है। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आजादी मिली हुई है उसको, वो उसको बहुत ही मीठा लग रहा है। ऑल द लास्ट लाइन इज metaphor here, we will discuss it in the literary devices when we discuss the literary devices in this video। In this stanza, again mother is saying that don't eat that chocolate, Amanda। Remember your acne, Amanda। Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda। अगेन एक्न मीन्स पिंपल्स, हमारे चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं ड्यू टू ऑयली स्किन और एनी टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम, वी कैन से एक्न। तो यहाँ मदर उसको बोल रही है दैट चॉकलेट्स मत खाओ, डोंट ईट दैट चॉकलेट, तुम उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्न, अपने एक्न को, अपने स्किन प्रॉब्लम को तुम याद करो, तुम्हारे चेहरे पे जो पिंपल्स हुए हुए हैं उसको तुम सोचो, एंड डोंट ईट दैट चॉकलेट। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मुझे देखोगी? When I am speaking to you, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एवरी चिल्ड्रन डज दिस, कि जब भी माँ या पेरेंट्स कुछ भी कहते हैं तो वो उसको उसके तरफ देखते ही नहीं है। शी ऑलवेज यूज टू इग्नोर देम। इन नेक्स्ट स्टैंजा, अगेन शी इज थिंकिंग दैट आई एम ए रैपिंजल, मैं एक रैपिंजल हूँ। Never let down my bright hair। Tranquil means here calm और easy, बहुत शांत, बहुत या फिर बहुत आसान। Again she is dreaming, वो फिर से ये सोच रही है that I have not a care। Rapunzel is again a fairy। ये फिर से यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया गया है जो कि एक फेयरी है। ठीक है, आप लोगों ने, हम लोग सारे लोगों ने एक देखा है, सुना है एक फेयरी टेल को, जिसमें एक रैपुंजल नाम की एक प्रिंसेस होती है जिसको एक विच क्या करती है, कैप्टिव करके रखती है, मीन्स बंदी बनाकर रखती है, और उसको कहाँ रखा जाता है, एक टावर में रखा जाता है।
तो अगेन से इज थिंकिंग कि वो एक रैपेंजल है, मीन्स कि वो इतना इरिटेट हो चुकी है, इतना फेड अप हो चुकी है अपनी माँ से, दैट से इज थिंकिंग कि वो एक प्रिंसेस, वो रैपेंजल है और जिसको कोई किसी की फिक्र नहीं है। आई हैव नॉट एट ऑल ए केयर, मेरे पास किसी का कोई केयर नहीं है। लाइफ इन अ टावर, शी इज सेइंग दैट लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, मीन्स कि वो अपने घर में रहना पसंद नहीं कर रही है, वो चाहती है कि टावर में रहे, और टावर में रहना उसको बहुत ही शांतिपूर्ण लग रहा है, बहुत ही इजी लग रहा है, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन अ हाउस विथ मदर। Again, the next line she is saying, I'll certainly never let down my bright hair. इस फेरी टेल में क्या होता था, इस फेरी टेल में क्या होता था, जब रैपेंजल अपने हेयर को नीचे टार से नीचे गिराती थी, तो वो विच क्या करती थी, उसको पकड़कर उसके रूम में आ जाती थी। तो in this line she is saying that मैं कभी भी, certainly never, कभी भी नहीं, तो लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने ब्राइट हेयर्स को, जो उसके बाल हैं, उसको कभी भी बाहर, खिड़की से बाहर नहीं गिराऊंगी, एज कोई भी पर्सन लाइक उसकी माँ या फिर कोई भी पर्सन हो, वो उसके पास ना आ सके उसको डिस्टर्ब करने के लिए। In next stanza, see again her mother is nagging her that stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Means sulking means to be upset. मतलब किसी भी बच्चे को कुछ भी बात बोला जाता है तो वो कैसा अपसेट फील करता है। मीन्स सल्किंग मीन्स हियर अपसेट। नैग्ड मीन्स स्कॉल्डेड, है ना। तो उसकी माँ उसको बोल रही है कि तुम इस तरीके से अचानक से अपसेट ना हो जाओ। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा क्या होती हो, मूडी होती हो, अपने मन का करती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये बोल सकता है, सोच सकता है, दैट आई नैग्ड यू, मैंने तुम्हें डांटा है, अमांडा। मीन्स कि इस तरीके से बिहेवियर मत करो। हर मदर इज सेइंग दैट मैं तुमको समझा रही हूँ, और ये समझाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी माँ उसको क्या कर रही है, डांट रही है ना। So we will discuss, this was the poem, and now we will discuss here the literary devices used in the stanza. So in the first stanza, it is given, don't bite your nails, Amanda. So here don't word is repeating in a consequent lines, एक के बाद दूसरे लाइन में, और इनिशियल वर्ड क्या है, डोंट स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज इनफ फॉर यूज्ड हियर। अगेन in the second line we are saying that o letter is very prominent, and the assonance we know that if any vowel letter is repeating, then we can say it is assonance used here. Amanda, in each line you are saying that Amanda word is repeating itself, वो अपने Amanda word जो है वो repeat हो रहा है, so we can say it is repetition here. In next stanza, there is a language emerald sea, पढ़ाते समय भी मैंने कहा था emerald here, emerald refers here the metaphor, है ना। emerald a type of stone होता है, ये a type of stone होता है जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये स्टोन के बारे में नहीं बोल रहा है, उसके ग्रीनिश कलर को पोएट ने क्या क्या अडॉप्ट कर लिया है और बोला है कि एमरल्ड के तरह जो ग्रीन कलर का जो सी है उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो एमरल्ड इज मेटाफोर हियर। मर्मेड, जल परी, है ना, इट इज अ कैरेक्टर हियर यूज, सो इट इज एल्यूजन। And this stanza you are saying that deed word is repeating in the consequent line, means एक के बाद दूसरा लाइन में क्या हो रहा है, और इनिशियल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, did, that's why it is anaphora used here. Amanda is repeating itself again, that it is repetition here, we can see. So, and in the last line, o later is very prominent, o later. See here, I thought, I told, you, to, you, whose, in every word, even यहाँ पे o word क्या, o letter क्या हो रहा है, very prominently used हो रहा है। So it is assonance, means o क्या है, एक vowel है, and we know that if a vowel letter is repeating itself in a particular line, we can say it is assonance. And this stanza here in the last line, silence is golden and freedom is sweet. तो ये क्या यूज हो रहा है, मेटाफोर पोएट ने यूज किया है एज, जो साइलेंस है वो गोल्डन, मतलब कंपेयर किया जा रहा है, इनडायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे भी फ्रीडम
स्वीट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, सो इट इज मेटाफोर यूज्ड हियर. In this stanza, you can see in the last line, O later is very prominent and it is assonance used here. Again, Rapunzel is a character, is a fairy, है ना, fairy tale में, so it is allusion used here. R letter is very prominent in this line. In the last line, we can say it is consonant. The opposite of assonance is consonance. Means कि अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट कर रहा है, वेरी प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है किसी लाइन में, किसी पर्टिकुलर लाइन में, देन वी कैन से इट इज कॉन्सोनेंट यूज हियर. In this stanza, you can say in stop and sulking, S later, S sound is repeating. S sound is repeating very prominently. So we can say it is alliteration used here. So this was the poem. Thank you.